नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सोचता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। मैंने एक फ़िज़िक्स का यूट्यूब चैनल बनाया है। उस चैनल पर मैं पूरे भारतवर्ष में जो भी ऐसे लोग बच्चे हैं जो ट्यूशन नहीं ले सकते या दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं या जिनके पास पैसा नहीं है वो पढ़ सकें, बाकी सब लोग पढ़ सकें, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे गरीब या बच्चे या सुदूर क्षेत्र में रह रहे हैं या हमारी परंपरा के हिसाब से हमारी बच्चियां लड़कियां बाहर घर से नहीं निकलती, तो घर में बैठ के फिज़िक्स पढ़ सकती। धीरे धीरे उसको पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। एक मेरा भागीरथ प्रयास है, तो आप लोग थोड़ी मदद करें। अब आज का जो विषय है वो सरकारी नौकरी और नौकरी। तो पहले तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकारी नौकरी कितनी हो सकती है। चाहे भारत की सरकार हो, अमेरिका की सरकार हो, चाइना की सरकार हो, ऑस्ट्रेलिया की सरकार हो, जर्मनी की सरकार हो, इंग्लैंड की सरकार हो, सरकार कितने लोगों को नौकरी दे सकती है, पहले तो आप ये बताओ। ठीक है, आईआईटी में लिमिटेड सीट हैं, आपने 5 कॉलेज कर दिए तो सीट 1000 से बढ़ के चलो 5000 हो जाएंगी। एक मेडिकल कॉलेज में 60, 70, 80, 100 सीटें होती हैं, 200 सीटें होती हैं। आप 100 मेडिकल खोल देंगे तो थोड़ी सीटें बढ़ जाएंगी। लेकिन अब हर आदमी मैं डॉक्टर बन के सरकारी नौकरी करूंगा, कोई कह रहा है मैं इंजीनियर बन के सरकारी नौकरी करूंगा, कोई कह रहा है कि मैं यूपीएससी क्लियर करके सरकारी नौकरी करूंगा। अब सरकारी नौकरी का मतलब जो मेरी समझ में आया है, मेरे वीडियो सारे लोग देखते हैं कि एवरीबॉडी वांट टू गेट एस्टेब्लिश्ड लाइफ। हर आदमी एक स्थापित जीवन चाहता है कि सुबह उठ जाऊं, खाना खाऊं, ऑफिस जाऊं, 5 बजे अपने घर आ जाऊं, फिर इंटरटेन करूं और फिर सो जाऊं। यही मेरा जीवन है। लेकिन आप देखेंगे ऑल ओवर कि जो बिजनेस में ग्रोथ है या जो कॉरपोरेट जॉब्स में ग्रोथ है, वो आपको सरकारी नौकरी में नहीं मिलती। क्यों? कॉरपोरेट फील्ड में या बिजनेस के फील्ड में आप हैं तो आपका हर मूवमेंट ग्रोथ है। रोज़ के दिन को आप सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक यूटिलाइज कर सकते हैं। इसीलिए देखा होगा आपने, कोई सरकारी नौकर बहुत रिच नहीं होगा। वो अलग बात है कि उसने कोई रिश्वत ले ली हो, सुविधा शुल्क ले ली हो और उससे वो अमीर बन गया हो। लेकिन 1-1.5 लाख रुपए की सैलरी में कोई कहो बहुत अमीर हो जाए, वो अपनी लाइफ का गुजारा कर सकता है। दूसरा क्या होता है, मैं सरकारी नौकरी को भी बुरी बात नहीं समझता हूँ अगर वो ईमानदारी से और राष्ट्र की भावना से करी जाए। अब हमारे यहाँ क्या कल्चर है कि एक किसी के यहाँ बेटा होता है, वो इनकम टैक्स ऑफिसर है या इनकम टैक्स में क्लरिकल जॉब में आ जाता है, बाप बड़ा खुश होता है। अब इनकम टैक्स में है तो आप समझ ही गए होंगे क्या मतलब है उसका, ठीक है ना। या किसी का लड़का पुलिस इंस्पेक्टर हो गया, बाप बड़ा खुश है, घर वाले बड़ा है पुलिस इंस्पेक्टर है। अब क्या करते होंगे वो? अगर आदर्श होना तो भारत में बड़ा मुश्किल है, और मैं तो कहता हूँ सब आदर्श बने। अब मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता रहा हूँ और बेसिकली फिजिक्स पढ़ाता था। तो जिस समय आम टीचर को, लेक्चरर को 15,000 रुपये मिलते थे, तो उस समय मैं कम से कम 75,000 रुपये कमाता था। हालांकि थोड़ा खर्चीला था, मैं थोड़ा सेविंग वगैरह में कम बिलीव करता हूँ, लोग बहुत बिलीव करते हैं। तो वो सिचुएशन मैं उनसे ज़्यादा अर्न करता रहा। रीज़न क्या होता है कि जो आदमी अपना काम कर रहा है वो हर मोमेंट ग्रोथ देखता है। इस क्षण में कहाँ पर इस्तेमाल कर दूँ, इस टाइम को मैं कहाँ पर इस्तेमाल कर दूँ, इस टाइम को मैं कहाँ पर इस्तेमाल कर दूँ, इस टाइम में कौन सा इन्वेस्ट। तो ही इज़ मोर अलर्ट देन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। वो आदमी गवर्नमेंट ऑफिशियल से ज़्यादा एक्टिव और अलर्ट होता है। तो वो हर क्षण, हर दिन, हर साल को इस्तेमाल करता है और अपनी माइंड की जो 100% पावर्स हैं 100% पावर लगाता है। एक नौकरी वाला आदमी है, वो उतनी पावर लगाता है कि मुझे, चाहे वो किसी भी लेवल पे है, कि भाई मुझे
इस जॉब को संभालना है। लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर में या बिजनेसमैन है, वो पूरा दम लगाता है, और जहाँ पे भाई साहब 100% पावर लगेगी, 100% दम लगेगा, तो आउटपुट जरूर होगा। अब नौकरियों के माध्यम से भारत में कोई आप बहुत ज़्यादा रोज़गार क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अगर आप बेरोज़गारी भत्ता भी देंगे तो भी कोई देश की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी, ना आपकी स्थिति अच्छी बनेगी। अभी स्विट्ज़रलैंड में कुछ बहुत पैसा है, स्विट्ज़रलैंड में पूरे दुनिया का काला धन वहीं जमा होता है। तो उन लोगों ने बोला 2.5-3 लाख रुपये महीना ले लो, नौकरी की ज़रूरत ही नहीं है। तो वहाँ के जो सिटीजन थे, अब भारत में हो तो बोले ठीक है 2.5 लाख रुपये महीना दो, हम तो मज़े करेंगे, आलस में पड़े रहेंगे। लेकिन उन लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं कराया कि हम लेथार्जिक हो जाएंगे अगर हमारे पास कुछ काम ही नहीं होगा और बैठे बैठे हमें बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा। और ये बेरोज़गारी भत्ता वगैरह ये इंडियन कंसेप्ट नहीं है, ये अमेरिकन कंसेप्ट भी है। बेरोज़गारी भत्ता होना चाहिए, लेकिन उनके लिए जो विकलांग है, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, जिसका मेडिकेशन दवाई उसके लिए हो सकता है। आपके हाथ पैर चुस्त दुरुस्त हैं, ठीक है। अब आपने आईआईटी के लिए ट्राई किया, आपने जेईई के लिए ट्राई किया, आपने यूपीएससी के लिए ट्राई किया, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। आप बहुत अच्छे डांसर हैं तो डांसर बन के कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे लेक्चर देने वाले हैं तो कहीं लेक्चर दे कर सकते हैं, ठीक है। आप बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं तो उस फील्ड में कर सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि वो गवर्नमेंट की नौकरी आपको नहीं मिली और आप हताश हो गए और निराश हो गए। बहुत से तो भाई सुसाइड भी कर लेते हैं। तो दोस्तों ये सब मत करो, आपके पास हर क्षण एक मौका है। आपका बैंक बैलेंस वो नहीं है जो आपने बैंक में जमा करा रखा है, वो बैंक बैलेंस नहीं है। आपका असली बैंक बैलेंस है टाइम, कि एक दिन में है 24 घंटे, 24 घंटे में 86,400 सेकंड। एक एक सेकंड का हिसाब मांगता है भगवान, एक एक सेकंड का। आपने उस एक एक सेकंड को कहाँ लगाया है, उसी से। तो यही है, यही बिजनेस क्लास और सर्विस क्लास में डिफरेंस है। कि सर्विस क्लास आदमी आपको लगेगा कि सूटेड बूटेड होकर गया और बढ़िया से, और बिजनेस क्लास वाला आदमी ऐसा होगा कि उसकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाएगी और अपनी गाड़ी के नीचे घुस जाएगा और उसका पाइप ठीक करने की कोशिश करेगा, मैकेनिक को बुलाएगा, गंदा संदा, फिर चल पड़ेगा। क्यों? कि उसको 100% लगन है अपने गोल तक पहुंचने की। और ये जितने भी दुनिया में बड़े बड़े रईस हुए हैं, कोई 9वीं पास है, कोई 10वीं, कोई 12वीं, ड्रॉप आउट है। अब ऐसा नहीं है कि ड्रॉप आउट के बाद आपकी तरह ड्रॉप आउट है कि आप तो कभी पढ़े ही नहीं तो आपके ड्रॉप आउट होने से न होने से क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन वो उन्होंने किया, तो ड्रॉप करने के बाद उन्होंने पढ़ाई भी करी। उन्हें ये लगा कि एकेडमिक एजुकेशन जो है, ये वर्तमान शिक्षा पद्धति है, वो हमारे काम की नहीं है, हमें कुछ इससे ऊपर करना है। तो उनको पता है कि हमें डिफरेंट टाइप की किताबें पढ़नी है, इन किताबों से हमारा काम नहीं चलेगा। भाई क्या फ़र्क पड़ता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था, इंडिया में आज तक नहीं हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ढंग से। अब जहाँ मैं रह रहा हूँ, ये छोटा सा शहर है मैनपुरी, यहाँ आज तक राजनीति में तो बहुत चीज़ बदलाव हुए, लेकिन एक भी आदमी ने कोई फैक्ट्री लगा दी हो, कुछ ऐसा काम कर दिया हो जिससे डिस्ट्रिक्ट के 1000-1500 लोग रोज़गार में लग गए हो, कुछ नहीं। वहीं आप दिल्ली चले जाओ या बड़े शहर में चले जाओ, वहाँ लोग खुद रोज़गार कमा रहे हैं और दूसरे रोज़गार क्रिएट कर रहे हैं। आप पढ़ाई करो, नौकरी की तैयारी करो, मना नहीं कर रहा हूँ, नॉट वर्स, कुछ बुरा नहीं है। अगर बहुत गरीबी चल रही है तो नौकरी करके भी गुजारा करो, लेकिन हमेशा अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करो, बढ़ाओ ऊपर की तरफ। ये नहीं कि वहीं फंस के रह जाना है। बस ये सूत्र है कि चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, आपकी डिजर्वेंस होगी तब मिलेगी, और नहीं मिली तो दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। आज सुंदर पिचाई IAS अधिकारी होता तो कितना पैसा मिलता, आज वो गूगल का CEO है, 1700 करोड़ मिलता है। क्यों मिलता है? वो सिर्फ इसलिए मिलता है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, वो समस्याओं के बहुत ज़्यादा मल्टीपल वे जानता है कि समस्या कैसे सुलझाई जाए। बस
प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब उसने कहाँ से सीखा? उसकी मदर खाना बनाती थी, रोज़ कुक करती थी, फिर खाने को रख देती थी। तो एक बार उसका विचार आया कि यार ये मदर को बहुत दिक्कत होती है, तो फ्रिज आ गई घर में। अब सोचने वाला करने वाला अलग होता है। फ्रिज आ गई घर में, माँ को आराम हो गया, सुबह की सब्जी बनाती, ज़्यादा बन जाती तो रखी रहती, दूसरे दिन भी काम आ जाती। बोले कि यार ह्यूमन, अब एक थॉट आया उसके छोटे से दिमाग में कि ह्यूमन बीइंग को अगर टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाया जाए, कि टेक्नोलॉजी इसकी दोस्त हो, इसी कंसेप्ट पर काम किया। वहाँ से ही उसको दिमाग में चल गया, और आज कहाँ पहुँच गया वो? 1700 करोड़। ठीक है ना? कोई भी IAS अधिकारी, कोई भी IPS अधिकारी उस लेवल तक नहीं पहुँच सकता। तो कैसे? तो क्या हुआ कि उसने अपनी सोच के 100% हिस्से को पूरी तरह से उस सोच में लगा दिया, और नई नई चीज़ें। तो बेसिक क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसके पास। ठीक, कई उदाहरण है उसके पास, हर चीज़ से उसने सीखा। तो जब तक हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी कंडीशंस ख़राब हैं। अब भारत जैसे देश में तो आदमी को रोटी दाल गुजारा करना मुश्किल होता है। दूसरा क्या होता है, एक आदमी के पीछे 4-4, 6-6 आदमी की फैमिली बैठी हुई है, तो उसको सबका पूरा करना होता है। लेकिन फिर भी कुछ पार्ट टाइम लगा के वो अपने को थोड़ा थोड़ा अपडेट कर सकता है। तो सर्विसेज जो है, नौकरियां हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो या गवर्नमेंट सेक्टर की, उनकी सीमा है। दूसरा क्या है कि उनको पाने के लिए आपको बहुत स्किल भी चाहिए। लेकिन स्किल में क्या हुआ, आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी 99 रहेगी और मेरी तैयारी 100 हो गई, मेरा सिलेक्शन हो गया, 1 नंबर के पीछे आपका रह गया। ठीक है, ऐसा बहुत होता है। अगर 1000 सीटें हैं तो 1000 कैंडिडेट ही तो भरेंगे। अब उसके लिए 14 लाख फॉर्म आ गए। अब 14 लाख फॉर्म में तो सेलेक्ट 1000 नहीं होना है। अब उसमें कुछ कॉम्पिटिटिव वाले होंगे, कुछ अदर सोर्सेज वाले भी होंगे। रोज़ घोटाले होते रहते हैं, आप देखते हैं। ठीक है, तो अब तैयारी करना बुरा नहीं है, कि तैयारी को लेना इस तरह से है कि मैंने जो तैयारी की, मैंने जो नॉलेज और स्किल कमाई, कोई बात नहीं है, जॉब नहीं मिला तो आई विल डू समथिंग एल्स, अदर कोई दूसरा कर लूँगा और वो उससे अच्छा कर लूँगा। अभी हमारा लेटेस्ट उदाहरण है, एक विकास दिव्य कीर्ति सर है, वो IAS की कोचिंग कराते हैं। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, अब IAS की कोचिंग कराते हैं। लेकिन उनका जो सोचने का ढंग है, उनके कभी लेक्चर्स वगैरह स्पीचेस सुनिए, उनका जो सोचने का ढंग है वो सबसे अलग है। तो आज वो उससे ज़्यादा बेहतर कर पा रहे हैं जो वो IAS होकर करते। तो यही है, ये मैंने पिछली बार भी बताया था कि पढ़ाई और तैयारी का मतलब नौकरी नहीं है। अब इंडिया कभी अमेरिका को बीट नहीं कर पाता और अभी कर भी नहीं पाएगा। कारण क्या है कि वहाँ का जो पढ़ा लिखा, अपने यहाँ का जो पढ़ा लिखा आदमी है, वो वेल एजुकेटेड आदमी है, जो फर्स्ट, जिसका दिमाग बहुत हाई क्वालिटी का है, वो रिसर्च नहीं करता, लोग उसको खरीद लेते हैं। वो लोग उसको खरीद लेते हैं। कुछ गवर्नमेंट खरीद लेती है, कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोग खरीद लेते हैं, और उसका दिमाग किराए पर चढ़ जाता है। अब भैया इनके लिए काम करना है, तो रिसर्च नाम की चीज़ हमारे देश में है ही नहीं। ठीक है ना? वो तो अच्छा था कि अंग्रेज हमारे यहाँ शासन कर गए, तो हमें ये टेक्नोलॉजी का थोड़ा ज्ञान हो गया, फैक्ट्रियाँ खड़ी कर गए, बहुत सारी चीज़ें कर गए, तो हम टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड हो गए उनके आने से। गुलामी जरूर रही, उन्होंने हमारा शोषण भी किया, लेकिन शोषण किसका होता है? शोषण हमेशा उसी का होता है जो शोषण के लायक है। जो काबिल होगा, पावरफुल होगा, उसका शोषण कौन करेगा? इसका मतलब हम आध्यात्मिक रूप से तो रिच थे, लेकिन हमारे पास पावर्स नहीं थी, इसलिए वो 150 लोग आए और हम पे शासन किया और डेवलपमेंट किया। यहाँ से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, कभी सोचो
कि वो कितने बहादुर थे कि वहाँ बर्फ़ वाले देश से आए और यहाँ गर्म देश में आए जहाँ टेम्परेचर 35-40 और वहाँ माइनस में 0 पे आए, जुट गए। ठीक है ना। आप पहाड़ों पर डर के मारे जाते नहीं थे, केवल संत महात्मा लोग पहाड़ों पर जाते थे, हिमालय पे जंगल था, उन्होंने वहाँ पर हिल स्टेशन डेवलप कर दिए। शिमला उन्हीं की देन है, नैनीताल उन्हीं की देन है। तो उनके अंदर क्या था कि माइंड से इंडिपेंडेंटली सोचने की ताकत थी। अमेरिका में आज भी सिस्टम ये है कि अगर आप कोई भी अलग विचार सोचते हैं, लोगों से हटके सोचते हैं, तो आपकी वहाँ कद्र होती है, आपकी वहाँ कद्र होती है और वो लोग आपके विचारों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कैसे भी विचार हों। आध्यात्मिक विचार हैं तो वहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी है, और वैज्ञानिक विचार हैं तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आपको फंडिंग दे देगी। वहाँ एक कंपनी चल रही है, एक कंपनी चल रही है और कंपनी प्रॉफिट में है, तो 100% का कंपनी कमा रही है, तो 20-30% जो है रिसर्च में खर्च करती है, नई नई रिसर्च कर। उनकी रिसर्च बेस्ड कंपनियों से ही आप देखो क्या सोच है। उन लोगों ने भी तो नौकरी नहीं की। पेप्सी और पेप्सी यहाँ पे छाई हुई है। छोटे से बच्चे से पूछ लो कि पेप्सी क्या पिएगा भाई, तो कोक हमारी कंपनी, पेप्सी निकलेगा मुँह से। और वो देखो सबसे बड़ी बात है कि वो पेप्सी बनाते भी नहीं। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, पेप्सी का उनका कोई यहाँ फर्म नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है। एक वरुण बीवरेज लिमिटेड एक कंपनी है, VVL, अभी मैं शेयर का काम करता था तो उसमें नॉलेज आई। वरुण बीवरेज लिमिटेड कंपनी है, उस कंपनी से वो पेप्सी बनवाते हैं और सेल करते हैं। अब उन्होंने इंडियन मार्केट को रिसर्च किया, मतलब एक नौकरी वाले आदमी में और एक बिजनेसमैन में क्या फ़र्क होता है वो देखो आप। रिसर्च किया, पैसा था ही उनके पास। उन्होंने सबसे पहले क्या करा, पेप्सी ने छोटी मोटी कंपनीज थी वो सबको खरीद डाला, क्योंकि वो तो बर्बाद चल ही रहे थे। उन बर्बाद, अब जो आदमी बर्बाद है, जिसके पास कर्जा है, उसको आप 25 करोड़ 50,000 करोड़ 1000 करोड़ दे दो, वो तो खुश हो जाएगा। खुश होकर छोटी सारी कंपनियों को खरीद लिया। देखो उनके CEO का माइंड, छोटी सारी कंपनी बाई कर ले, उनसे उनको क्रश कर दिया और पेप्सी धीरे धीरे मार्केट में आ गई। तो उन्होंने कई साल उससे पैसा नहीं कमाया, अब कमा रहे हैं। तो उनकी रिसर्च थी कि पहले लोगों को एडिक्ट बनाओ, लोगों को आदी बनाओ। जब लोग आदी हो जाएंगे तो अपने आप ही करेंगे। ये यूट्यूब पे जो मैं बोल रहा हूँ, ये भी कोई इंडियन रिसर्च नहीं है, अमेरिकन रिसर्च है। आप और चीज़ों में देख लो, आपके फ़ोन में ट्रू कॉलर होता है, तो पहले ट्रू कॉलर फ्री में चल रहा था। रिसर्च देखिए उनकी, कौन आपको कॉल कर रहा है, कॉलर लाइन आइडेंटिफिकेशन है, आपको पता चल जाएगा अरविंद कुमार जी मैनपुरी से बात कर रहे हैं। उन्होंने दिमाग लगाया, रिसर्च की। अब धीरे धीरे उन्होंने कहा भाई ट्रू कॉलर की प्रीमियम सर्विस लो तो हम ये फैसिलिटी देंगे। ये कितने की है, 100 रुपये की। आप सोचते हैं व्हाट इज़ द 100 रुपीज़, ये 100 रुपये क्या दे देंगे या 200 रुपये क्या दे देंगे, सब्सक्रिप्शन ही तो हमें फ़ायदा मिलेगा। अब वो सारा डाटा आपका इकट्ठा कर रहा है कि आप किससे बात करते हैं, क्या करते हैं, कौन से व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में। तो डाटा का तो राइट नाउ हर चीज़ एक बिजनेस बन गई। तो इस वर्ल्ड में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैं नौजवानों से, अपने जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ मेरी शुभकामनाएं। लेकिन अगर आपके सिलेक्शन उस फील्ड में नहीं होते हैं तो हजारों संभावनाएं हैं, हो सकता है कि आप उस नौकरी से करोड़ों गुना अच्छा कर लें, ठीक है ना। और ये मुकेश अंबानी है, ये भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। बस उनको पता है कि उनका R&D बहुत बड़ा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद का बड़ा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उनकी टीम का बड़ा है। इंडिया में कौन जानता था इंटरनेट को? अब ज़्यादा धीरू भाई कितने पढ़े लिखे थे ये तो पूरे जगत को पता है। लेकिन उनकी रिसर्च टीम बड़ा ज़बरदस्त थी। उन्होंने देखा यार मोबाइल लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल को लोग महंगा समझ रहे हैं, तो यार कैसे इसको यूज करें। उन्होंने इंटरनेट दिए, CDMA टेक्नोलॉजी लाए, लोगों के हाथ में फ़ोन आ गया, फ्री में फाइनेंस है, और उन्हें पता था ये सारा पैसा डूब जाना है।
तो ज़िंदगी में जब तक कुछ रिसर्च में डुबोगे नहीं तब तक कुछ निकालोगे भी नहीं, ये भी पक्का है। तो पहले डूबना पड़ता है और कुछ फाइनेंस का लॉस करना पड़ता है। अब भारत में क्या है कि इतनी गरीबी है कि एक आदमी घर में अगर कुछ अच्छा खाने को ले जा रहा है, इसका मतलब तो कोई फेस्टिवल है इसलिए ले जा रहा है, या घर में कोई बीमार पड़ा है इसलिए वो ले जा रहा है। नॉर्मली क्या है, आप जाएंगे या कोई त्यौहार है उस पर ले जा रहा है, चाहे वो हमारे देश किसी वर्ग का हो। ये शो करता है कि हमारी पॉवर्टी का लेवल ये है। तो इसीलिए हम रिसर्च कम कर पाते हैं, हम नौकरियों के पीछे बहुत भागते हैं कि 10-20-30 हज़ार रुपये 40 हज़ार रुपये मिलना लगेगा, और बाकी मैं कहना नहीं चाहता सरकार है, बाकी कुछ दाएं बाएं से भी मिलने लगेगा, हमारा घर अच्छे से चलना लगेगा। अब उससे होता क्या है, आप नौकर पैदा कर रहे हैं भारत में, मालिक पैदा नहीं कर रहे हैं। नौकर मालिक, और जब तक हम नौकर पैदा करते रहेंगे, अंग्रेजों ने क्या पैदा करा था, ये आईएएस जो बनाए थे, आईसीएस बनाए थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, ये उन्होंने भारत के कुछ आदमियों को सरकारी जीप दे दी, कोठी दे दी, उनके लिए कॉलेज खोल दिए, डिग्री वगैरह लेकर आए, उनको आईसीएस बना दिया। आईसीएस बनाने का मतलब सारी सुविधाएं मिल रही है। अब क्या कर रहे हैं वो आईसीएस, और भारत के लोग फौज में भर्ती थे, भुखमरी थी। वो उनकी रिसर्च देखो, भारत के लोगों से आर्मी बनाए, उन्होंने आर्मी गठित कर दी, और भारत के जो इंटेलेक्चुअल थे, दिमागी लोग थे, उनको किराए पे ले लिया, आईएएस बना के, आईसीएस बना के, और वही उन भारतीयों पर डंडा चला रहे हैं। तो इस वर्ल्ड में जो कामयाब हुआ है उसने बहुत गहराई से सोचा है, रातों की नींद खराब करी है कि हाउ कैन आई कंट्रोल दिस सिचुएशन। तो मेरे दोस्तों, अगर हमारी जॉब नहीं लग रही, जॉब के लिए पूरी कोशिश करनी है कि जॉब हमारा रिक्वायरमेंट है। अगर नहीं लग रही है, हो सकता है आप उससे अच्छे के लिए बने। अभी इसका एग्जाम्पल है एपीजे अब्दुल कलाम, प्रेसिडेंट में माननीय एपीजे अब्दुल कलाम जो इंडिया के प्रेसिडेंट रहे थे, अब तो उनकी बॉडी छोड़ दी उन्होंने, बहुत ग्रेट आदमी थे। तो एक बार वो देहरादून में एयरफोर्स का कोई टेस्ट देने गए, सिलेक्शन नहीं हुआ, बहन के जेवर बेच के गए थे, हालत ख़राब हो गई थी, तो सुसाइड करना चाहते थे। तो वो ऋषिकेश में जाके उन्होंने गंगा जी में कूद जाऊंगा, तो वहाँ एक संत थे, उन्होंने देखा बच्चा कैसे घूम रहा है, बुलाया, पूछा पूरी बात, पूरा मंतव्य। उन्होंने कहा भाई ऐसा है, मैं सुसाइड करना चाहता, सुसाइड की कोई ज़रूरत नहीं है, तुझे इससे बड़े काम के लिए बनाया गया है, इसलिए तुझे इसमें फेल कराया गया है। हालांकि कहने की बात थी, अगर नौकरी में सक्सेस नहीं मिला, बिजनेस में सक्सेस नहीं मिला, तो और रिसर्च करिए, डू मोर रिसर्च, अपना आत्मावलोकन करिए, अपने बारे में सोचिए, यार कामयाबी नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही, ऐसी मेरे में क्या कमी है। और कमी सिर्फ इतनी होती है दोस्तों, एक आदमी ज़्यादा कमा रहा है और एक आदमी कम कमा रहा है, तो ज़्यादा कमाने वाले की नॉलेज हमसे ज़्यादा है और कम कमाने वाले, हम कम कमा रहे हैं, इसका मतलब हमें उस फील्ड की नॉलेज कम है, सिंपल फैक्ट है। लेकिन क्या है कि हम उसका बाह्य रूप देखते हैं, ऊपरी रूप देखते हैं, यार जैसे हमारी बॉडी दिखती है 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 8 इंच, वैसे ये है, लेकिन ये ज़्यादा अर्न कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ स्किल उसकी आपसे ज़्यादा है। तो ज़्यादातर जॉब्स अगर मिल जाते हैं तो हम जॉब में, अगर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, हमारी स्किल्स बहुत हायर लेवल की हैं, तो हमें जॉब में नहीं फंसना चाहिए, फिर हमें एंटरप्रेन्योर की तरह काम करना चाहिए कि हम समाज के लिए क्या बेहतर चीज़ें कर सकते हैं। और इस वर्ल्ड में जितने भी चेंज आए, नौकरी वालों ने कभी कोई चेंज नहीं लाया, केवल उन्हीं लोगों ने लाया कि धीरू भाई जैसे 8वीं पास आदमी ने चेंज ला दिया। अभी एक महात्मा है प्रेमानंद, 9वीं पास हैं, पूरे वर्ल्ड में चेंज लाया उन्होंने। अब आप सोचो यार 9वीं पास कैसे ला रहा है, मैंने तो पीएचडी कर रखी है। अरे भाई 9वीं पास तो है वो माननीय प्रेमानंद जी 9वीं पास तो हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने स्टडी बहुत करी है, इतनी स्टडी करी है धर्म की, हर भागवत की, कथाओं की, कि उनकी स्टडी किसी पीएचडी से कम नहीं है। तो इट इज़ ए टाइम बीइंग प्रोसेस, समय उनको भी लगा है 20-30 साल का, उन्होंने जो तप किया है, और तप करते करते उन्होंने जो अध्ययन किया है डिफरेंट टाइप के ग्रंथों का, चीज़ों का, तो आज के टाइम में उनकी नॉलेज पीएचडी से किसी से कम नहीं है। ये आपका मनोभ्रम है कि यार मैं तो पीएचडी कर रखी है और प्रेमानंद 9वीं पास। आप बोलो तो घर के लोग भी बात सुनना पसंद नहीं करेंगे, उनकी बात लाखों लोग सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ। तो क्या है, और अब तो स्थिति ये आ गई है कि पूरे देश में
बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बड़े बड़े धार्मिक नेता भी उनकी बात सुनते हैं। हिंदू भी सुनते हैं, मुसलमान भी सुनते हैं, ईसाई भी सुनते हैं, जैन भी सुनते हैं, सरदार भी सुनते हैं, सिख भी सुनते हैं। क्या फ़र्क है कि उनके पास नॉलेज इतनी ज़्यादा हो गई है, धर्म के क्षेत्र में इतना ज़्यादा ज्ञान है कि उसको सुनते हैं लोग। तो वो 9वीं पास बेसिकली है, लेकिन उनका जो 13 साल की उम्र से निकले थे तो 30-40 साल का जो अध्ययन है, धर्म अध्ययन और अनुभव, वो बोलते हैं। तो ऐसे ही तो इसीलिए ड्रॉप आउट्स ज़्यादा कामयाब हुए कि उन्होंने फिर अपनी ताकत को पूरी तरह से लगाया, परवाह नहीं करी, चलो और आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रयास करते हैं। तो अगर गरीबी है, ऐसी स्थिति हो जाए तो नौकरी करो, आई एम नॉट रिफ्यूजिंग कि नौकरी खराब है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा क्षमताएं हैं तो उससे बड़ा काम करो। क्यों? नौकरी करने से अच्छा है कि नौकरी देने वाले मिलो। और जब भारत का हर आदमी इस तरह से सोचेगा, ठीक है ना, अब आप बताएंगे आपको करने को काम ही नहीं है, ये सिर्फ बहाना है, ये सिर्फ बहाना है, आपको करने के लिए बहुत काम है और कर्म का फल सुनिश्चित होता है। अभी फॉरेस्ट उधर एक लड़का था, वो फॉरेस्ट वालों के पास गया, बोले हम कुछ पेड़ लगाना चाहते हैं। भारत का फॉरेस्ट विभाग तो आप जानते ही हैं कैसा आदर्श है, वो पेड़ लगाने का काम कम करता है, कटवाने का काम ज़्यादा करता है। उन्हें यार पागल आया है, उसने एक पेड़ लगा दिया, 2 लगा दिए, वही 3 लगाए, उसने हज़ारों पेड़ लगा दिए, लाखों पेड़ लगा दिए, जंगल बना दिया। जब जंगल बन गया तो फॉरेस्ट वालों की आंख खुली। वो तो अच्छा था कि एक वाइल्ड फोटोग्राफर यहाँ वहाँ घूम रहा था, जो वाइल्ड फोटोग्राफर, उसने उसको देखा और बताया, बात करी, तो उसने कहा सारा जंगल मैंने लगाया। ही मिनिस्टर को तुम भरे, ये क्या आदमी, अब गलती से कहीं फॉरेस्ट विभाग वाले पकड़ लेते तो डंडा और मारते उसको, बोले तू सरकारी काम में बाधा बन रहा है, पेड़ लगाना हमारा काम है कि तेरा काम है, ये तो भारत है आपका। जंगल लगा डाला, फिर उसको दुनिया भर के रिवार्ड्स मिले। तो कहने का मतलब आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, अगर आप करना चाहें तो। ऐसा नहीं है कि जॉब से ही बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है ना। हमारे पास कई लोग रिटायर आते हैं, मेरे पास से बड़ा एग्जांपल सेट हमारे एक मामा जी हैं, एटा में उन्होंने 500 बीघा का फार्म हाउस ले रखा है और वो इंजीनियर रिटायर हैं और आज भी वो कृषि के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करते हैं, नई नई चीज़ें करते हैं। और हमारे बहुत लोगों के पास ज़मीन है, लेकिन उनका सर्टेन वही है कि गेहूँ उगाएंगे, अरहर की दाल उगाएंगे, चना उगाएंगे, बाजरा उगाएंगे, लेकिन वो हमेशा बहुत एडवांस खेती करते हैं, ठीक है ना, और बहुत अच्छा अर्न करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है भाई कि सबको जॉब मिल जाए, सबको जॉब मिले ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं है कि रसिया में सबको जॉब मिल गया, चाइना में सबके पास जॉब है। अब चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ऐसे फैब्रिकेट किया कि हमारे पास मैन पावर ज़्यादा है, आदमी बहुत है। अब इन आदमियों की पावर्स को हम यूटिलाइज कैसे करें। अब यहाँ तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोग मर्जी है वो बकवास वैसे कर रहा है। वहाँ तो काम की कीमत है। उन्होंने उस तरह के लोग वहाँ लगाए और उनको एंगेज किया और हर आदमी को काम में लगा दिया कि कोई आदमी फालतू बैठे ही ना। तू यहाँ बैठा है, गांव में बैठा है, चल भाई मुर्गी पालन कर, तू पशुपालन कर। तो उनकी रिसर्च थी, पशुपालन वाले को उन्होंने MBA करा के मैनेजमेंट में नहीं बिठाया। अपने यहाँ क्या है, प्रतिभाशाली है, उससे तो हम भैंस चरवाएंगे और जो भैंस चराने वाला है उसको हम MBA। राजनीति में हमारे यहाँ यही है कि जितने हमारे माननीय नेताजी हैं, तो इतने माननीय नेता हैं, वो तो आम लोगों से भी कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास क्या है, पावर है। पावर कैसे आई? पावर शेयरिंग का फंडा है कि उन्होंने पावर को अचीव किया, ठीक है ना। इलेक्शन लड़ना कैसे कैसे होता है आप जानते हैं। एक नेता आता है, एक पढ़े लिखे IAS को चुनौती दे देता है, एक IPS को चुनौती दे देता है, भाई तू ऐसे कैसे कर रहा है, ऐसे करेगा, जैसे मैं कहूँगा वैसे करेगा। तो क्या है, ये यही है कि न तो हमारे राजनेता बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना, अब हमारे राजनेता पढ़े लिखे हों और उनको सामाजिक समझ हो, तो वो खाली अपने घर परिवार को बढ़ाने का काम न करें, बल्कि पूरे समाज को बढ़ाने का काम करें। वो करना नहीं चाहते। तो आप, ये मैटर नहीं करता है कि आप पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे हैं तो लाखों काम है आपके लिए।
नौकरी लग जाए अच्छा है, लगने के बाद भी कुछ पार्ट टाइम अपने आप को और आगे बढ़ाओ, ठीक है ना। क्योंकि भारत में भी ऐसे हालात नहीं है कि लोग क्योंकि रिसर्च करने के लिए एक फ्री माइंड की ज़रूरत होती है, उन्मुक्त सोच की ज़रूरत होती है, ताकि आप कुछ भी सोच सकें, क्योंकि सोचा हुआ कभी गलत भी हो सकता है। अब अमेरिका में कोई रिसर्च करी, थ्योरी गलत हो गई तो कोई फांसी थोड़ी लगाएगा आपको। अरे भाई नेक्स्ट ट्राई करो, 20 साल गए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका रेस्पेक्ट करता हूँ, 20 साल और लगाओ, ठीक है। दूसरा क्या है कि अपने यहाँ जैसे हमारा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ नौकरी में, तो आसपास के पड़ोसी जलील करते हैं, यार उसका लड़का है। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ जाएंगे बोले भाई एग्जाम में बैठो, स्कूल में एडमिशन होगा, बोले कितने % मार्क्स लाओगे, ला सकते हो आप, आपने बोला 100%, तो वो 100% को यस 100% लिख देगा, यस यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। अब उसको भी पता है सारा लाएगा 40%, लेकिन ये बड़ी बात सोच रहा है तो लेट इट गो। बड़ी बात तो सोचने की आदत डाली, और हमारे यहाँ क्या है, हम लोगों की आदत ही छोटी छोटी बात सोचने की है, और छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं, सारा जीवन इसी में नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम वर्ल्ड के कंपैरिजन में थोड़ा पीछे हैं, ठीक है। तो बिना नौकरी के भी आप सर्वाइव कर सकते हैं, और नौकरी से बहुत अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं। आप ऑलराउंडर बन सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, ये अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अब फ्री रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स बुजुर्ग हैं, तो सुबह शाम उनकी मेरी सेवा ही, मतलब घर से बाहर नहीं जा सकता, उन्हें पता नहीं कब लैट्रिन हो जाए, कब पेशाब हो जाए, कब बीमार हो जाए, कब बुखार आ जाए, तो रहना मुझे घर पे ही है। तो मैंने कहा इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करूँ। अचानक से दिमाग में आया, यार तू फिजिक्स पढ़ाता था दिल्ली में, तो फिर फिजिक्स पढ़ा, अब कोई स्कूल वगैरह ज्वाइन करूँ तो स्कूल आना है जाना है, देखभाल नहीं हो पाती। मैं ठीक है, मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ, अपनी टैलेंट है, ताकि मेरी टैलेंट देश के काम आए। अरे पैसा नहीं मिलेगा तो क्या है, कम से कम लोग जानेंगे तो, या लोगों के काम आएगा। हमारे यहाँ लाखों बच्चे ऐसे हैं, रूरल्स में करोड़ों बच्चे बैठे हुए हैं जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, लेकिन दे डोंट हैव मनी एट ऑल। अब क्या 500 रुपये महीना देने को नहीं, तो मेरे चैनल से देख के पढ़ सकते हैं, क्या बुरा है। तो बस यही है कि नौकरी अच्छी है, नौकरी की बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन नौकरी अगर नहीं भी है तो आप उससे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर एक दिन में 17, 18, 20 घंटे काम करने की ताकत। दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि नौकरी करेंगे। पढ़ाई का मतलब पिछली बार वीडियो में बताया था, पढ़ाई का मतलब है दिमाग का विकास। दिमाग कितना बड़ा हो गया, जितना बड़ा दिमाग होता जाएगा उतना आउटपुट आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे दूसरे इंडिया में कमी देखी मैंने, पढ़ा लिखा आदमी अपना बैग भी उठाना नहीं चाहता है कि उसके उस बैग के लिए नौकर चाहिए। वैसे दुनिया तेरी नौकर है क्या। मैं तो एक ऐसे गवर्नर से मिला हूँ जो इंडिया का होम सेक्रेटरी था, वाल्मीकि प्रसाद सिंह। वो अपने सूट 80 साल की उम्र पर अपना बैग खुद उठाता है, अपना सारा काम खुद करता है, अपने कपड़े खुद साफ करता है, जबकि गवर्नर है, कनॉट प्लेस में कोठी है उसकी, अपना काम करता है, बाकी नौकर बहुत सारे हैं। तुम इतने बड़े नवाब हो गए कि अपना काम तुमसे कुछ होता ही नहीं, ठीक है ना। ये पिक्चर मेरी भी रही है मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश करता हूँ कि अपने सारे काम अपने आप करूँ। पहले मैं यूँ भी करता था कि मेरी चीज़ें दूसरे लोग करते हैं, तो भाई दूसरे लोग मेरी ज़िंदगी के लिए जिम्मेदार थोड़ी है, मैं अपनी ज़िंदगी के लिए खुद जिम्मेदार हूँ, तो मुझे अपनी चीज़ें देखनी है, ठीक है। पहले बैठा था, अब कुछ नहीं होता तो अपने कंट्रीमैन्स को मैसेज दे दूँ एक अच्छा सा, इसमें मेरा क्या जा रहा है, ठीक है। ओके दोस्तों, अगर मैं तो ये नहीं कहूँगा, वीडियो ठीक लगे और फिजिक्स वाले चैनल, फिजिक्स का चैनल भी है, सब्सक्राइब करें, थोड़ा बच्चों की मदद हो जाएगी और आपस में भी मदद हो जाएगी एक दूसरे की। नमस्कार।